वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल, योर बायोटेक्नोलॉजी मेंटर, एंड यस वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन द एंजाइम्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ अच्छी बातें बताई थी एंजाइम्स के बारे में, और अगर आप कहेंगे तो मैं उनको रिपीट भी करूंगी। वैसे आप कैसे कहेंगे, मैं खुद ही रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वो जो हर जैसे एपिसोड से पहले थोड़ा रिकैप जरूरी होता है। वो हमने क्या क्या देखा था लास्ट के लेक्चर में। हमने देखा था अपनी एंजाइम की एक्टिव साइट्स, यानी कि वो जगह पर्टिकुलर प्लेस जहां पर हमारे सबस्ट्रेट आके बाइंड कर सकते हैं, और कुछ हाइपोथेसिस में भी दो ऐसे मॉडल जो उसकी बाइंडिंग को प्रपोज करने के लिए या समझाने के लिए प्रपोज किए गए थे। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, उन्हीं एक्टिव साइट्स को लेकर थोड़ा और डीप में जाएंगे और आपको एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बताऊंगी। उस एंजाइम की प्रॉपर्टी ऑल्दो जनरल में भी मैंने आपसे डिस्कस करी है, बट स्पेसिफिकली अब मैं आपको और बताने वाली हूं। देखो, हमें पता है एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, राइट और रॉन्ग। ऑब्वियसली राइट, क्योंकि प्रोटीन सीक्वेंस से बने होते हैं और एंजाइम्स की यही स्पेसिफिसिटी एक मेजर रोल प्ले करती है हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए। लेकिन एंजाइम के इस स्पेशल फीचर में भी क्लासेस होती हैं कि एंजाइम किस लेवल पर स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करेगा, उसकी भी कुछ क्लासेस होती हैं। उसी को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले एंजाइम्स की जो स्पेसिफिसिटी है वो आएगी ग्रुप के टर्म में, ठीक है। क्या आएगी वो? ग्रुप स्पेसिफिसिटी। दैट मींस एंजाइम्स आर कैटलाइजिंग अ ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। उसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट के लिए हमारी जो एंजाइम है, एंजाइम भी नहीं, हमारी जो एक्टिव साइट है, इनफैक्ट एक्टिव साइट हम बोलते नहीं है, बट हाँ आपको हमेशा ही आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये रखना पड़ेगा, पूरी की पूरी एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करती रिएक्शन को कैटलाइज करने में। इट इज ओनली द एक्टिव साइट दैट टेक्स प्लेस इनटू और दैट गोज इनटू द कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू बाइंड विद दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, ठीक है। तो एंजाइम्स एक्ट अपॉन दीज सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड। दैट इज हाउ द ग्रुप स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम गोज। नेक्स्ट जो स्पेसिफिसिटी आएगी वो क्या आएगी? एब्सोल्यूट आएगी। दैट मीन्स एक एंजाइम एक ही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगी और फिर वो एंजाइम जो है, वो रिएक्शन जो है वो कैटलाइज करेगी, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। एकदम टू द पॉइंट काम कर रही है हमारी एंजाइम। उसके बाद जो हमारी आएगी वो आएगी हमारी स्टीरियो। देखो नाम से ही है, वैसे तो कुछ अलग अलग नहीं है, आपको बस एक बात हो जाती है बताने के लिए, बाकी सब कुछ नाम में ही लिखा हुआ है। स्टीरियोकेमिकल या फिर ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। आपको पता है अभी तक कि अब जो हमारे प्रोटीन हैं वो दो आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, दो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं हमारे प्रोटीन को। तो एंजाइम कौन सा पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर या स्टीरियोकेमिकल जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है उसको कैटलाइज कर रही है, उसके बेसिस पर आएगा हमारा स्टीरियोकेमिकल या फिर ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। है ना आसान, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है अगर नाम समझ में आ गया। और हाँ, फिर से वही बात, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन बिल्ड अ 25 स्टोरी बिल्डिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर बेसिक्स। बट इफ एट ऑल योर बेसिक ही आपका इधर उधर डामाडोल हो रहा है तो 25 क्या एक स्टोरी बिल्डिंग भी उस पर आराम से नहीं खड़ी रह सकती। तो इसीलिए आपको पहले आपकी जो नींव है, आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। एंड फॉर दैट आई एम here to make your basic concepts clear. For first of all, just subscribe the channel if at all you have not done that, and yes you have. If any doubts that are pending in your list, just ask me straightforward without any hesitation. उसके बाद एक और स्पेसिफिसिटी आती है हमारी, क्या? जियोमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। अब ज्योमेट्रिकल में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तक आपने शायद नहीं पढ़ा है, बायोटेक से रिलेटेड में है ना। सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर्स भी एग्जिस्ट करते हैं प्रोटीन्स के, कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो सेम साइड पे लगा हुआ है कि ऑपोजिट साइड पे लगा हुआ है। तो जो एंजाइम है वो कौन सा ज्योमेट्रिकल फॉर्म कैटलाइज करती है उसके बेसिस पर आती है हमारी ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। दिस इज द बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम, बिकॉज ऑफ विच द एंजाइम्स प्ले वाइड रोल इन देयर कैटालिटिक पावर। ठीक है, समझ में आ गया। अब
देखो क्या बताने वाली हूं मैं आपको, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी हो गई, एंजाइम कैसे काम करती हैं वो हो गया है ना। हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक ये देखा था कि एंजाइम्स एक्चुअली में काम क्या करती हैं, हम इतना एंजाइम पढ़ रहे हैं, काम क्या करते हैं वो हमने देख लिया, लेकिन क्या कुछ ऐसी और कंडीशंस हैं जो उस एंजाइम के काम को इफेक्ट करेंगी? बताओ सोच के, यस या नो। हमारी सेल की या हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की क्या कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जो इस सेल की फंक्शनिंग को जो इस एंजाइम की फंक्शनिंग को हैम्पर करें? जवाब आएगा यस। फिर से अगर आपने बेसिक्स पर ध्यान दिया होगा तो मैं आपको इस लेक्चर में वही बताने वाली हूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन टर्न अफेक्ट द एंजाइमेटिक एक्शन। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक एंजाइम के काम को, एंजाइम की कैटालिसिस की रेट को, उसकी वेलोसिटी को इफेक्ट करते हैं, और दैट टू वी विल स्टडी विद द मीन्स ऑफ अ ग्राफ। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है हमारा टेम्परेचर का। मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में कि एंजाइम्स हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है। व्हाई? बिकॉज एंजाइम्स फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर ऑप्टिमल टेम्परेचर इटसेल्फ। तो अगर इस एंजाइमेटिक रेट का आप ग्राफ देखें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस पे आएगा हमारा टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे आएगी हमारी क्या, रिएक्शन की वेलोसिटी। ये ग्राफ्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है इन ग्राफ्स को बनाना। ठीक है, तो एंजाइम का जो रेट है वो टेम्परेचर के अगेंस्ट कैसे वैरी करेगा? कुछ इस तरीके से वैरी करता है हमारा एंजाइमेटिक रेट। ये जो बीच का है that in turn denotes the optimal temperature। अब इस ग्राफ को जरा एक्सप्लेन कीजिए और देखिए, बस एक ग्राफ को एक्सप्लेन करूंगी मैं, बाकी के जो दोनों फैक्टर्स हैं उसके ग्राफ को आप खुद डिकोड करेंगे। ठीक है, क्या हुआ, यहां से यहां तक जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा एंजाइमेटिक रेट भी बढ़ रहा है। कहां तक बढ़ा? इस ऑप्टिमल टेम्परेचर के जाने तक बढ़ा। नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर आप फर्दर इंक्रीज करेंगे ऑप्टिमल टेम्परेचर के आगे, देन दैट दिस पर्टिकुलर एंजाइमेटिक रेट डिक्रीजेस। दिस इज हाउ द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर हैज ऑन द वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। इसीलिए मैंने आपको बताया था ह्यूमंस के केस में द ऑप्टिमल टेम्परेचर एट विच द एंजाइम्स वर्क इज 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, 98.4 और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हमने बोला था। लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं हायर एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बॉडी का तो स्पेसिफिक केस है, बाकी जो अगर एक नॉर्मल जनरलाइज्ड टेम्परेचर की रेंज देखी जाए तो दैट इज 40 to 45 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हमारी जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव रहती हैं। बट अगेन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ साइंस इज इनकम्प्लीट विदाउट द एक्सेप्शंस। तो कुछ ऐसी भी एंजाइम्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहती हैं। कौन सी एंजाइम है? जैसे कि वो है एक एंजाइम का नाम है टैक पॉलीमरेज। ये टैक पॉलीमरेज आप पढ़ेंगे, इसका भी रोल अगेन, ये जो एंजाइम है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी एक्टिवेट रहती है। और कहाँ? एक ऑर्गेनिज्म होता है उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। ऑर्गेनिज्म का नाम होता है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। याद कर लो क्योंकि आगे आने वाले सेशंस में इस टैक पॉलीमरेज की हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ। याद कर लीजिए नाम, इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर भी ये एक्टिव रहती है। अब बेसिक समझो फिर से इसी बात का, टेम्परेचर क्यों जरूरी है? क्योंकि एंजाइम्स क्या है? अगेन एंजाइम्स आर नथिंग बट दे आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और हमने पढ़ा है हमारा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जब टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर वो डीनेचर हो सकता है। इसीलिए एंजाइम्स को काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत है। बिल्कुल सिंपल, ऑल द थिंग इज यू हैव टू फोकस ऑन योर बेसिक्स। दैट इज व्हाई आई रिपीट दिस पर्टिकुलर लाइन, बेसिक इज द नेसेसिटी इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स क्लियर। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है
कोई सा भी एग्जाम आपके लिए नहीं रह सकता। अगर बेसिक ही बिगड़े हुए हैं तो कोई भी एग्जाम आप कितना ही पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में। आप चाहे आप इसको डर मान लीजिए, चाहे एक चैलेंज मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आते जाएंगे मैं आपको ऐसी चीजें और बताते जाऊंगी। दिस इज हाउ द टेम्परेचर वेरीज। अब इसी ग्राफ में मैं आपको सेकेंड फैक्टर भी बता देती हूँ। सेकेंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है हमारी एंजाइम्स की फंक्शनिंग को, वो कौन सा है? वो है हमारा pH। You all know what pH is, yes or no? अगर नहीं पता तो ask me in the comment section, then only I'll let you explain what actually pH is। ठीक है, pH भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत जरूरी होता है इसको भी बॉडी के अंदर मेंटेन करना। ये हो गया pH। ग्राफ सेम रहेगा यहाँ पर भी हमारा, जैसा कि हमारा इसके केस में था। यहाँ ऑप्टिमल टेम्परेचर था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम pH। ठीक है, अगेन द सेम एक्सप्लेनेशन। जैसे जैसे हम pH बढ़ाते जाएंगे एंजाइम का रेट जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। अगर कम किया, एक ऑप्टिमल pH पे जाकर मैक्सिमम होगी, कम किया तो फिर हमारी एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट जो हमारी एंजाइम्स हैं वो एक्सट्रीम pH पर इनएक्टिव होती हैं। अगेन द सेम बेसिक लॉजिक, व्हाई इट इज सो? बिकॉज एंजाइम्स आर नथिंग बट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस है वहां पर प्रेजेंट होती हैं जो डिफाइन करेंगे कि किस pH पर कौन सा प्रोटीन या अमीनो एसिड चार्ज है कि नहीं है, और उसी के बेसिस पर pH पर काम करेंगी। कुछ एग्जांपल्स भी दे देती हूँ। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स अगर जनरलाइज बात करें तो 6 to 8 के pH में काम करती हैं, लेकिन अगेन एक्सेप्शंस हैं। हमारी बॉडी में आप पहले पढ़ के आ चुके हैं एक्सेप्शंस कौन से हैं। जैसे कि हमारे स्टमक में एक एंजाइम एक्टिव रहती है पेप्सिन, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। आप सबने पढ़ा है वो कब एक्टिव होती है? इन दी एसिडिक pH, है ना। सबने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, ये पॉइंट तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्लास 10 में 1 to 2 pH चाहिए इसके लिए। उसके अलावा हमारी जो इंटेस्टाइन है उस पर एक एंजाइम प्रेजेंट होती है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, है ना, जो अल्कली pH पर, मतलब ज्यादा जब pH होता है तब काम करती है, और pH होता है इसका 10 to 11। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो स्पेसिफिक pH पर काम करती हैं, उनके लिए स्पेसिफिक pH दिया गया है सिस्टम में इन ऑर्डर टू मेक दैट एंजाइम्स फंक्शन। दिस इज हाउ द सेकेंड फैक्टर, दैट इज द pH अफेक्ट्स द एंजाइमेटिक रेट। ठीक, क्लियर हो गया बात। अब तीसरा और आखिरी फैक्टर जो इस एंजाइम या एक जो एक एज अ फैक्टर ऐड करता है, अगेन इट विल इफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम, और उसके लिए मुझे पूरा मिटाना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ जो है वो थोड़ा चेंज होने वाला है। आई होप कि आप सब लोग मेरे साथ साथ ग्राफ भी बना रहे होंगे। इन्हीं ग्राफ, अगर ये ग्राफ समझ में आ गए तो ऑब्वियस ही बात है अब कुछ और थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं ग्राफ से काम चल जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है वो है हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट हो कि आपके एग्जाम्स में आपको कैसे प्रेजेंट करने हैं आंसर्स, देन आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द स्टडी मटेरियल ऑफ माय ओन। आई हैव मेड द पर्सनलाइज्ड नोट्स स्पेशली फॉर यू। मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दोज नोट्स। इफ यू ऑल्सो वांट टू गेट बेनिफिट, डू आस्क मी the notes, I'll provide you with that। ठीक है, अब देखो substrate concentration, another important factor that plays an important role in order to decide the enzymatic activity। Again we will understand it through the graph। इधर आएगा हमारा substrate का concentration, इधर आएगा अगेन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्राफ है वो थोड़ा सा चेंज होगा। वो वाले कौन से ग्राफ्स थे हमारे? दोनों बेल शेप्ड कर्व थे। ये है हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ। अब इस ग्राफ को जरा डिकोड करिए, क्या मिलेगा आपको? जैसे जैसे आपने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना शुरू करी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। यहाँ पर ये बेसिक चेंज हो जाएगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल का बेस काम नहीं आएगा, कोई और बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा इसका जो आइडियल पॉइंट है एक्सप्लेनेशन के लिए वो। लेकिन आगे जाकर जब आप इस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को और इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। ये होता है इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, आंसर छोड़ दूं, क्वेश्चन छोड़ दूं, आंसर आप खुद बताएंगे कि नहीं मेरे को?
चलो छोड़ देती हूँ, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आप बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, समझ में आ भी रहा है कि नहीं। इसका आंसर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगी या फिर बताऊंगी। तब जब तक नेक्स्ट लेक्चर अपलोड नहीं होता, जिन बच्चों ने ये लेक्चर देख लिया है, टू आंसर मी दिस इन दी कॉमेंट सेक्शन। सी इट रिक्वायर्स कि इंटरैक्शन दोनों साइड से हो। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, ऐसे ही सिर्फ एक तरफ से इंटरैक्शन जो है वो नहीं हो सकता। आपको भी मेरे साथ उतना ही इंटरैक्शन करना पड़ेगा जितना कि मैं आपके साथ कर रही हूँ, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, ये सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन आगे इंक्रीज करने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को मेरे को बताना है। बाकी के दो में मैंने आपको बता दिया। एंजाइम के प्रोटीन मॉलिक्यूल होने का बेस लग रहा है, यहाँ पर वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, किसी और बेसिक पर ये जो हमारा फंडामेंटल है वो जा रहा है। दैट यू हैव टू टेल मी, राइट? सो वी विल मीट अगेन विथ आवर सब्सिक्वेंट और फॉलोइंग लेक्चर्स, और उन लेक्चर्स में मैं आपको कुछ और अच्छी चीजें एंजाइम्स के बारे में बताने वाली हूं। अब हम एंजाइम की काइनेटिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से। अगेन दैट विल गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट लेक्चर, बट बिफोर दैट यू हैव टू आंसर मी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन मार्क बना देती हूँ बड़ा सा, जिससे कि अगर आपने वीडियो स्किप करी हो तो आपको ये समझ में आए क्वेश्चन मार्क मैम ने क्यों छोड़ा था। ठीक है, डू आंसर मी। टिल देन हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।